सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हम लोगों ने अभी तक सेकेंड चैप्टर के काफ़ी सारे पोर्शन को कवर किया है एंड ऑलमोस्ट वी आर डन विद सेकेंड चैप्टर। हमने यहाँ पर देखा लास्ट में मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया था। आई थिंक सारे फैक्टर्स हमारे डिस्कस हो गए थे मैक्रो एनवायरनमेंट के, और मैंने आपको ये वाला पार्ट रीड करने को दिया था। पेस्टल एनालिसिस के बाद में ये वाले पार्ट को मैंने आपको रीड करने को दिया था। सो इसमें कहीं कोई आपको डाउट आया हो विच यू वांट, आई कैन टेक दोज डाउट्स इन द क्लास। क्या आपको इनमें से कोई भी डाउट आया यहाँ पे किसी भी टॉपिक पे, इफ यू हैड रेड दैट? क्या पढ़ा आप लोगों ने इसको? नहीं? ये देखो, इसमें मैंने आपको बताया था एमसीक्यूज के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा, राइट? ओके, पढ़ा बट नो डाउट। ओके, चलिए, ग्रेट देन। ओके, तो देखो अब यहाँ पर आपके पास आता है तीन तरीके का रिस्पॉन्स। सो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स यहाँ पर आपको बताया हुआ है। तो आप देखो, इधर है आपके पास इंटरनल स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, राइट? और यहाँ आपको मिलेगा होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। अब इंटरनल स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स का अगर हम बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने विद इन क्या क्या चेंजेस लेकर आता है। तो उसमें एक आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, राइट? एंड यू हैव कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स एंड यू हैव कलेक्टिव रिस्पॉन्स। अब इसका तीनों का मतलब क्या है? सिंपल सा पॉइंट है। देखो, जब भी कोई एनवायरनमेंट में चेंज होगा, उस एनवायरनमेंट को आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। ये रिस्पॉन्सेस का जो बात आ रहा है वो ये बता रहा है कि क्या, कैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे। कोई भी चीज़ चेंज हुआ है, अब आप उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे, वो आपको यहाँ पर पता चलेगा इन द इंटरनल स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। सो इसमें जो हमारे पास पहला रिस्पॉन्स दिया हुआ है वो है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स में आप क्या करते हो? ऑर्गेनाइजेशन के सी सबसे पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरनल रिस्पॉन्स का। तो इंटरनल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल एनवायरनमेंट। तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन वुड फॉर्म और क्लैरिफाई इट्स मिशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, बजट्स, ठीक है? इन सब चीज़ों को यहाँ पर चेंज किया जाएगा। अब यहाँ पर देखना, दो तरीके का रिस्पॉन्स आता है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। दीज रिस्पॉन्सेस कैन बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, ठीक है? अब देखो, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का क्या मतलब होता है, पहले इसको समझ लो। रिएक्टिव का मतलब आफ्टर सम इवेंट हैज हैपेंड, टेक यू नो, और आफ्टर द इवेंट हैज टेकन प्लेस, कोई भी चीज हुआ, कोई भी चेंज आया, उसके बाद में आप क्या करते हो, वो हो गया क्या? वो आपके लिए हो गया रिएक्टिव, ठीक है? जैसे जियो जब आ गया था, उसके बाद सब ने अपने प्राइसेस को रिड्यूस कर दिया था, वो क्या था? रिएक्टिव रिस्पॉन्स था। और प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स क्या होगा? यू प्रिपेयर इट बिफोर, ठीक है? यहाँ पर यू प्रिपेयर फॉर इट बिफोर, और रिएक्टिव में यू डू इट आफ्टर। यू डू इट आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो आपको ये दो चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कोई भी इवेंट हुआ उससे पहले ही, जैसे आप अगर एक सिंपल सा सिनेरियो देखो, आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? अभी जैसे सीएस फाइनल के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे अभी ऐसे, ठीक है, जिन्होंने पहले से सब तैयारी करके रखा है, प्रिपरेशन करके रखा है, वो अभी रिवीजन करेंगे। तो ये कौन सा रिस्पॉन्स हो गया? प्रोएक्टिव। और ऑन दी अदर हैंड आपको दूसरा रिस्पॉन्स यहाँ पर क्या मिलेगा? कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अभी एकदम निक ऑफ टाइम बोलेंगे, सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, अभी बता दो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये सारा क्या हो गया? रिएक्टिव रिस्पॉन्स, ठीक? सो दिस इज प्रोएक्टिव, दिस इज रिएक्टिव रिस्पॉन्स। जो लोग अभी नवंबर में सीए का एग्जाम दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको लग रहा था कि नहीं यार, एग्जाम ठीक ठाक ही रहेगा। कुछ ऐसे लोग थे जिनको लग रहा था कि नहीं, एग्जाम होगा ही नहीं, पोस्टपोन्ड होगा। अब जो लोग सोच रहे थे कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा और बाद में पोस्टपोन्ड हुआ नहीं, उनको कौन सा रिस्पॉन्स देना पड़ा? रिएक्टिव रिस्पॉन्स देना पड़ा, जब उन्हें पता चला कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है। और जो लोग ऑलरेडी शुरू से प्रिपेयर करते हुए आ रहे थे कि चलो अपना प्रिपरेशन करते रहो, एग्जाम होगा तो हम लोग दे देंगे, नहीं होगा एग्जाम तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अगले के लिए तैयारी करेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स था। तो ऑर्गेनाइजेशन का भी ऐसा ही रहता है। कुछ चीजें होती है जो वो एंटिसिपेट कर लेते हैं, कुछ चीजें होती है जो वो देख लेते हैं। अगर जो जो चीजें हैं उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया है, या उनको आइडिया लग रहा है कि हाँ इम्प्रोवाइजेशन का जरूरत है, सो वो रख सकते हैं प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स। और कुछ रिस्पॉन्स ऐसे होते हैं जो आपका
इवेंट होने के बाद इंस्टीट्यूट को करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशंस को करना पड़ता है, तो ये हो जाते हैं आपके रिएक्टिव रिस्पॉन्स। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरी में इधर बताया हुआ है। जो भी यहाँ पर इसके रिस्पॉन्सेज है वो क्या होंगे, वो कुछ प्रोएक्टिव होंगे और कुछ रिएक्टिव होंगे। ये आपको इनफैक्ट एक बात बताऊं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आप सीए इंटर में यू गाइस आर गोइंग टू रिमेंबर मी अ लॉट, राइट। और अगर मैं ही ऐसे में आप लोगों को पढ़ाया तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल याद आएगा जो जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ। एसएम में यू गेट वन क्वेश्चन जिसमें सीधा सीधा ये क्वेश्चन रहता है that strategies which are made by the companies are और strategies should be partly reactive partly proactive, इस तरह से आता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर इज यस। क्योंकि कुछ स्ट्रेटजीज आप जो भी चीजें होती है, चेंजेस होते हैं, उनको एंटिसिपेट कर सकते हो, थ्रेड्स को एंटिसिपेट कर सकते हो, तो उसके लिए आप प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी रखते हो। आप अपॉर्चुनिटीज को एंटिसिपेट करके रखते हो तो आप उसके लिए प्रोएक्टिव हो सकते हो। और कुछ चीजों के लिए आप क्या होते हो, आप रिएक्टिव होते हो। तो ये आपके पास यहाँ पर तरीका है। आप इंडिया चाइना की स्ट्रैटेजी में भी देखो, हम चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ये कोई आज की नई बात नहीं है, ये लगातार होते आ रहा है। और ऐसा नहीं कि एक साल में अचानक से हम चाइना पे डिपेंडेंट हो गए, हम बहुत टाइम से चाइना पे डिपेंडेंट हो रहे थे। लेकिन अभी इस बार जब इशू हुआ, लद्दाख में जब इस बार इशू हुआ, तो हम सब ने क्या किया, हम सबको अब लगा कि नहीं, हम सब मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम सबको लगा कि नहीं, अब चाइना को तो बाइकआउट करना है, हमें चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हटाना है, राइट। तो हमारे रिएक्टिव स्ट्रैटेजी रखा। यही अगर हम स्मार्ट होते तो हम कौन सा स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके रखते, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके रखते। तो ये आपके पास यहाँ पर आता है, राइट। सो ये सब आपको सिंपली यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने भी आपके रिस्पॉन्सेस हैं, ये रिस्पॉन्सेस डील करते हैं आपके मिशंस के ऊपर, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, गोल के ऊपर, एंड ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। आज अगला आ जाता है आपके पास कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। अब कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स में क्या हो जाएगा कि बाहर आपको कोई कॉम्पिटिटर मिला, ठीक है, उसके वजह से आप कैसे यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करके रखते हो कि आपका कॉम्पिटिटर आपको ऑफ बीट नहीं कर पाए, वो आपको बीट नहीं कर पाए यहाँ पे। सो ये वाला पॉइंट आता है। सो कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स इज द रिस्पॉन्स to the environment typically are associated with the profit firm but can also apply to non-profit and governmental organizations। यहाँ पर आप क्या करते हो, you try to enhance the organization's performance by establishing a competitive advantage over the rivalries। so simply competitive response, तो आप यहाँ पर क्या कोशिश करते हो, ये वर्ड को आप याद रखना, competitive advantage। आप competitive advantage के लिए तैयारी करके रखते हो ओवर द राइवल्स। देन टू सस्टेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अचीव अ एक्सटर्नल पोजीशन vis-a-vis देयर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, और परफॉर्म इंटरनली इन अ वे यूनिक, वैल्यूएबल एंड डिफिकल्ट टू इमिटेट। अब देखो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको कैसे मिलेगा, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इस तरह से आपको मिल सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास है पर आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, उससे आपको क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको कैसे मिलेगा, समथिंग विच यू हैव बट द कॉम्पिटिटर्स डू नॉट हैव, उसका आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। अब आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिल सकता है, देखो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड नेम। भाई ब्रांड नेम ही इतना बड़ा है, ठीक है, जो ब्रांड नेम है वो इतना ज्यादा है, ठीक है, कि आप यहाँ पर दिमाग ही नहीं लगाते हो। द ब्रांड नेम है वो इतना ज्यादा है कि आपका कॉम्पिटिटर आपके आगे टिकता ही नहीं है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लो, अभी तो फिर भी चलो काफी सारे कॉम्पिटिटर्स हो गए, बट आज से 5 साल पहले अगर आप बात करो एप्पल का फोन, ठीक है, आईफोन अगर आप बात करो तो कितना सॉलिड ब्रांड था। मतलब आईफोन, मतलब मोबाइल फोन्स में दो ही कैटेगरी थे, अगर आप रईस हो, ठीक है, और यू एक्ट टू बी रिच, और यू हैव, मतलब मैं ये नहीं बोलता जो आईफोन यूज करते हैं वो शो ऑफ करते हैं, बट यस, इफ यू want to show yourself as affluent तो आप वहां पर क्या रखते हो, आईफोन। आईफोन वाज अ स्टेटस। तो ये एक क्या हो गया, उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया कि बहुत सारे लोग जिनको बेसिक मोबाइल फोन, आपने डेफिनेटली अपने आसपास में भी देखा होगा, that people who do not use so many functions of iPhone but still they are using iPhone। मतलब उनका काम क्या करना है, वो नॉर्मल कॉलिंग, इनकमिंग आउटगोइंग, व्हाट्सएप और ये, which can be managed in any other phone also, but still people they वर बाइंग आईफोन, नथिंग रॉन्ग विद दैट। मैं उस पर जजमेंटल नहीं हो रहा, बट जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ब्रांड नेम की वजह से, मतलब जिसको बेसिक काम भी था
वो भी क्या कर रहे हैं, वो बोलते हैं यार आईफोन ही लेंगे। क्यों? बोले यार स्टेटस है, नॉर्मल फोन लूंगा तो फिर मतलब लोग जजमेंटल हो जाएंगे कि यार ये इतना बड़ा आदमी है, इतने पैसे कमाता है और इतना सस्ता फोन रखा है। सो दैट्स हाउ, ब्रांड नेम की वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर चेक करो तो इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अब देखो ब्रांड नेम हो गया, यहाँ पर आप चेक करो कस्टमर लॉयल्टी, ये भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा लॉयल है। आई थिंक हम सब, मेरा जनरेशन, खैर आपका मेरा जनरेशन अलग नहीं होगा, वी ऑल फॉल इनटू द सेम जनरेशन ओनली, ठीक है। बट एग्जाम्पल आप देखो तो हमारे जनरेशन में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वी ऑल आर लॉयल टू वन प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज मैगी। मतलब कितना भी कंट्रोवर्सी हो गया कि मैगी में लेड है या मैगी सेफ नहीं है, वैसा नहीं है, बट हम सब लॉयल है मैगी के लिए। यस और नो? हो आप लोग भी मैगी के लिए लॉयल, राइट? अब कितना भी आ जाए पतंजलि नूडल, वी लव बाबा रामदेव, वी लव स्वदेशी प्रोडक्ट, बट मैगी इज मैगी, राइट? मैगी इज बे, है कि नहीं? लिटरल में ऐसा हो जाता है, मैगी इज बे। तो मैगी को हम नहीं छोड़ सकते। सो कस्टमर लॉयल्टी यहाँ पर क्या हो गया, मैगी के लिए कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हो गया। अब कितने yippी टिप्पी नूडल्स निकल जाए वो भी अच्छे हैं, बट मैगी का कोई कंपैरिजन नहीं है। yippी भी खरीदते तो हम लोग क्या बोलते हैं, यार वो आईटीसी वाला मैगी खरीद लो, ठीक है, वो पतंजलि वाला मैगी खरीद लो। दैट्स देयर कस्टमर लॉयल्टी। तो ये बेनिफिट हो गया आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। फिर आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कैसे मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट? भाई मुझसे सस्ता कोई नहीं बेच सकता। जियो का अगर आप एग्जांपल लो, जियो छोड़ो, आप अगर एंटायर रिलायंस का यहाँ पे केस लो, तो पूरा का पूरा जो रिलायंस है वो इसी के ऊपर जीता है। रिलायंस कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कैसे लेता है कि उनसे सस्ता कोई आपको प्रोडक्ट नहीं देगा, उस क्वालिटी का उससे सस्ता कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। आप लिटरल में रिलायंस को देख लो, वो जब भी जिस स्पेस में एंटर किया है उन्होंने एक ही चीज के ऊपर अपने आप को फोकस किया है, एंड दैट इज देयर कॉस्ट। आप रिलायंस जियो को देखो, 2002 के अंदर जब इन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन ऑन किया था, जब ये लोग आए थे तो उस समय 500 रुपीज का मोबाइल फोन कर दिया था। और एक काफी बड़ा फेमस सा एक पंच लाइन ऐसे फॉरवर्ड होता था, उसको व्हाट्सएप तो नहीं था बट जोक्स के नाम पे ऐसे फॉरवर्ड होता था, एसएमएस फॉरवर्ड होता था कि मेरे पापा का सपना सबका मोबाइल हो अपना। मुकेश अंबानी ऐसा बोलते हैं कि मेरे पापा का सपना सबका मोबाइल हो अपना। सो ये सिनेरियो क्या था कि सबके पास हो मोबाइल फोन। सो बेसिकली इंडिया में घर घर में मोबाइल फोन पहुंचाने में रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ है। देयर वाज दैट टाइम 2001 2000 1999, आई स्टिल रिमेम्बर, इनकमिंग कॉल के ऊपर भी चार्ज लगता था। आउटगोइंग पे तो चार्ज लगेगा ही, इनकमिंग पे भी चार्ज लगता था। तो जब रिलायंस कम्युनिकेशन फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था तो आप देखो इनकमिंग कॉल्स जो थे वो फ्री हो गए थे, 500 रुपीज में मोबाइल फोन मिलने लग गया था, हैंडसेट्स, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग रेंज 500 से शुरू हो गया था। सेम वे अगर आप यहाँ पर देखो, जब जियो आया तो जियो ने बेचारे ने आउटगोइंग को भी फ्री कर दिया। तो यहाँ पर उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे हो गया इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट, कि इनसे सस्ता कोई नहीं दे सकता, कॉम्पिटिटर्स कैन नॉट स्टैंड ऑन व्हाट द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट दे गेट। तो ये इनका काफी बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया। सो टू सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल पोजीशन तो यहाँ पर लेना ही पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स। इंटरनली भी उनको काफी चीज देना होगा। एंड आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ये इसके ऊपर भी आ सकता है कि आपका जो टेक्निक है, योर टेक्निक कैन ऑल्सो बी अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो यहाँ पर बताया ना डिफिकल्ट टू इमिटेट, तो डिफिकल्ट टू इमिटेट का ये मतलब होता है, सपोज देयर इज अ पर्टिकुलर वे, ठीक है, तो उस तरीके को कोई और कॉपी नहीं कर सकता। आप लोगों को धर्मेश सर ने पढ़ाया, हैज धर्मेश सर टॉट यू ऑल? क्या धर्मेश सर ने आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया है? यस yes? आप मुझे बताओ, आप लोगों को धर्मेश सर का टीचिंग स्टाइल कैसा लगता है? इजंट इट वेरी यूनिक? मस्त एकदम, है कि नहीं? वो क्या तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, मतलब वो खुद ही समझ सकते हैं, बट कितना यूनिक स्टाइल से वो आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं ना। उनके लिए ये क्या हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि वो जो भी टॉपिक यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अच्छा ही डजंट टीच अस, ओके, सो डेफिनेटली आपको वो पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। राहुल वो डेफिनेटली आप लोग को पढ़ाएंगे, सोनी डोंट वरी। सो जब वो आपको पढ़ाएंगे तो आप देखना उनका जो टीचिंग स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक है, बड़े ही अलग तरीके से वो पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं कभी उनसे पढ़ा नहीं हूँ बट आई हैव, आई मीन आप लोग जैसे स्टूडेंट से कॉमन पढ़ाते हैं और मैं और धर्मेश सर वी गेट अलोंग,
आफ्टर लेक्चर वी सिट, और बिफोर लेक्चर जब भी हम लोगों को टाइम मिलता था तो वी यूज्ड टू सिट एंड डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल। तो मुझे पता है कि क्या क्लास तरीके से वो पढ़ाते हैं, मतलब स्टूडेंट्स दे लव हिस लेक्चर। उनको कोई भी टॉपिक आप उठाकर दे दो, कुछ भी दे दो, वो कैसे मस्ती कर करके पूरा पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया उनके लिए, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू इमिटेट। उनको कॉपी करना डिफिकल्ट है, आप उनको कॉपी नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड दैट इफ अ बिजनेस इज एबल टू डेवलप अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कि क्या होना चाहिए, यूनिक फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर, और उसके अलावा इट शुड बी वैल्यूड बाय द कस्टमर्स एंड इट इज डिफिकल्ट टू इमिटेट, तो ये जो बिजनेस है दे विल बी एबल टू थ्राइव थ्रू द एनवायरमेंट। तो वो काफी अच्छे से यहाँ पर ग्रो करेंगे। और इसमें आपको देखो एग्जाम्पल भी इधर दिया हुआ है, that Apple enjoys a great deal of customer loyalty, which is the customer competitive advantage. Hence, Apple is able to fight off the changes in the environment very smoothly. कोई बात नहीं, Oppo, Vivo कितना भी अच्छे मेगापिक्सल का कैमरा फोन निकाल दे, कुछ भी कर दे, बट मतलब चाहे आप 30-40 हज़ार का फोन लो, आप खुद ही बताओ, अगर आप 40,000 रुपीज स्पेंड करने वाले हो, तो 40,000 रुपीज में विल यू बाय ओप्पो वीवो? आंसर इज नो। आपके दिमाग में सीधा क्या आएगा, यार 40-50 हज़ार रुपये अगर खर्च कर रहे हो तो कोई सैमसंग ले लो, सैमसंग गैलेक्सी फोन आप उठा लो, या फिर आप बोलोगे वन प्लस ले लो, नहीं तो आईफोन ही उठा लो, राइट? नो वन इज गोइंग टू बाय ओप्पो वीवो। सो ये हो गया इनका कॉम्पिटिटिव। लेकिन 10,000 की रेंज में अगर आपको कोई मोबाइल फोन लेना है, तो ओप्पो वीवो का वहां पर उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उनको वहां पर कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। एप्पल किसी भी एंगल से 10,000 रुपए का मोबाइल फोन नहीं निकाल पाएगा। सो ये हो जाता है आपके पास कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्स। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्स में बेसिकली आपका क्या रहेगा, आप अकेले एक साथ काम नहीं करते, कलेक्टिव रिस्पॉन्स में आप टाई अप करते हो और लोगों के साथ, जिससे कि आपको यहाँ पर क्या मिले, बेनिफिट मिले। अभी अगर आप देखो तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ था, तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सब एक साथ चले गए थे, ठीक है, ताकि बीजेपी हार जाए। या आप महागठबंधन देखो, इलेक्शन के टाइम पे जब जैसे बनता है महागठबंधन, 3 4 5 जितने ऑपोजिशन पार्टीज है वो सब एक साथ आ जाते हैं, सो दैट one ruling party cannot be a part of the government, the new government which will be formed। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस कैन कोप अप द प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरमेंटल डिपेंडेंस एंड अनसर्टेनिटी थ्रू इंक्रीज्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कलेक्टिव में देखो इंक्रीज्ड कोऑर्डिनेशन विद द अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सो कलेक्टिव रिस्पॉन्स help the control interdependency amongst the organization and includes methods such as bargaining, contracting, co-opting, creating joint venture, फेडरेशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये कंसोर्टिया। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पर बनते हो। आप बेसिकली ये सब क्या है आपका, ये सब आपके पर्यायवाची वर्ड आप समझो। ठीक है, सिमिलर वर्ड्स हैं, बस थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं। आप इनमें से मेरे हिसाब से जॉइंट वेंचर को आप डेफिनेटली समझते हो, दो पार्टी एक साथ मिलके किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को काम करते हैं या डिसाइड करते हैं कि अब से हम साथ में काम करेंगे, तो जॉइंट वेंचर हो गया। इसी तरह से स्ट्रेटेजिक अलायंस, फेडरेशन और ये सब बनता है, तो ये लोग इस तरह से वर्क करें। सो कॉन्टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्रीजिंगली turning towards joint venture and partnership with the other organizations to manage the environment uncertainty। so जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है आज की डेट में ये काम कर रहे हैं। इनफैक्ट कई बार अगर आप देखो तो जैसे ये जो मोबाइल फोन के टावर्स लगाने होते हैं, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जैसे एयरटेल ने और वोडाफोन ने मिलकर एक जगह टावर लगा लिया। ठीक है, अब उस टावर को दोनों कंपनियां वहां पर यूज करेगी, तो ये कैसा रिस्पॉन्स हो गया, दिस इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स। तो ये आ गया आपके पास, व्हेन टू और मोर बिजनेसेस कम टुगेदर टू बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर्स एडवांटेज, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिव रिस्पॉन्स। तो इसका एग्जाम्पल आपको मैं जैसे देता हूँ, जैसे मोबाइल फोन के टावर्स, सो एयरटेल प्लस वोडाफोन, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जॉइंटली इंस्टॉल्ड द टावर्स। यहाँ पर टावर्स उन्होंने साथ में लगा दिए, लाइंस इन्होंने साथ में बैठा दिया। ठीक है, अभी आप देखो डिज्नी और हॉटस्टार, क्या डिज्नी और हॉटस्टार को भी आप कलेक्टिव रिस्पॉन्स में बोलोगे, डिज्नी एंड हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार, ये भी क्या हो गया, एक साथ में इनका क्या हो गया, कलेक्टिव रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर चेक करो,
हॉटस्टार को भी जैसे आप देखो तो चैनल्स के साथ इन्होंने टाई अप करके रखा था, जैसे आईपीएल के मैचेस होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और ये सब लेकर रखते हैं। सो दिस इज हाउ इट गोस, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया कलेक्टिव रिस्पॉन्स। फिर आता है आपके पास होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। अब होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? ये है फॉर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, प्योरली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए आपका रहता है, जिसमें आप यहाँ पर क्या कोशिश करते हो, आप यहाँ पर देखते हो कि चलो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ, अब हम क्या करें। तो आप देखो, आपको तीन तरीके के लोग मिलते हैं। एक होता है, देखो आपके फ्रेंड सर्कल में भी तीन तरीके के आपको लोग मिलेंगे। एक होगा जो कि काफी ज्यादा हाइपर एक्टिव होगा। आई एम श्योर आपने देखा होगा, तीन फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एक बंदा जो है, ये क्या है, ये हाइपर एक्टिव है, ठीक है। गोवा जाना है, अरे हाँ सूटकेस मेरा पैक्ड ही ऑलरेडी, चलेगा ना? कह रहा सूटकेस पैक्ड रखता है, बोला अरे यार पैक्ड रखता है बे, दो टी शर्ट और शॉर्ट्स लेकर चलना है, गोवा में आराम से चिल करेंगे, क्या इतना करना है, फटाफट से चलो फटाफट, वेरी एक्टिव। एक होता है जो बोलता है अच्छा गोवा चलेंगे, ठीक है, तो पहले वहां पे मैं टिकट्स को बुक कर लेता हूँ, होटल्स का बुकिंग वहां पे देख लेता हूँ, कहाँ स्टे करेंगे क्या करेंगे, ये वाला चीज आया। ये इंसान बेचारा थोड़ा सोच के आगे बढ़ता है। ये हाइपर एक्टिव है, ये स्ट्रेट अवे आगे बढ़ जाता है, ठीक है, जय माता दी भ्रूम। ये महाशय थोड़ा सोच समझ के प्लानिंग करता है, देखता है, फिर आगे बढ़ता है। और एक होता है आपका बिल्कुल कंटाला हुआ इंसान, ठीक है, जो एकदम सुस्त आदमी रहेगा, इसको मैं कंटाला हुआ इंसान बोलता हूँ, ठीक है, एकदम कंटाला हुआ आदमी, आराम से अरे ठीक है ना अभी कर लेते हैं, चल लेंगे, ठीक है ना, गोवा ही तो जाना है, क्या है, कौन सा अमेरिका जा रहे हो तुम यार, ठीक है ना, पास में ही तो है, देख लेंगे वहां पे जाके देख लेंगे, हो जाएगा। इस तरह से करके आपको तीन फ्रेंड्स देखेंगे, देखते हैं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, राहुल बोलता है देखते हैं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है, इस तरह से करके आपको लोग मिलेंगे। अब ये तीनों जो लोग हैं, ये तीनों से आपको ऑर्गेनाइजेशन का तीनों स्ट्रेटेजिक होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एक इंसान होता है जो यहाँ पर बिल्कुल स्लो, मतलब कंटाला हुआ इंसान, तो इसको मैं बोलूंगा जिनके पास रेसिस्टेंस रहता है। जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, ये बोलता है अरे यार छोड़ो ना, ठीक है ना, क्या चेंज करना है, राइट। आप सिंपल एग्जांपल लो, आज की डेट में अगर आप बोलोगे एसबीआई, एसबीआई एक किसी तरीके का बैंक है, बाकी सारे बैंक्स कुछ भी करे कुछ भी नहीं करे, कोई भी यहाँ पर लेकर आए, बोलते हैं हम आराम से ऐसे ही रहेंगे। सेम वे आप चेक करो, कंपनीज लाइक बीएसएनएल, ज्यादातर आपको गवर्नमेंट कंपनीज ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल कंटाले हुए रहते हैं, आराम से रिस्पॉन्स लेना ये चीज। फिर आपके पास यहाँ पर आता है प्रोसीड विद कॉशन, विल गेट दिस, प्रोसीड विद कॉशन। प्रोसीड विद कॉशन वाला फर्म्स कैसे होते हैं कि जब भी कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है, जब भी कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज होगा, ये सीधा चेंज को जाकर अडॉप्ट नहीं करते, ये चेक करते हैं कि कोई और उसको चेक करे, ठीक है, मतलब कोई और इसको अप्लाई करे, और फिर देखते हैं कि भाई सब ठीक ठाक है, तो जाकर ये आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ते। और ये हाइपर एक्टिव वाला कौन सा हो गया, डायनामिक। डायनामिक, डायनामिक का वैसे भी क्या मतलब होता है, जो एक जगह टिक कर नहीं रहता, ठीक है। डायनामिक, इट इज एवर चेंजिंग। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ, इनका रिस्पॉन्स इमीडिएटली रेडी रहता है कि चलो ये काम कर देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये देखो, ये तीन तरीके के रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे। एक है आपके पास डायनामिक रिस्पॉन्स, फिर है प्रोसीड विद कॉशन, और ये है आपका लीस्ट रेसिस्टेंस। तो लीस्ट रेसिस्टेंस वाले कौन से लोग होते हैं, दे जस्ट सर्वाइव। देखो कुछ कुछ इसमें आपको मैं टर्मिनोलॉजीज बोलूंगा जो आपको ध्यान रखना जरूरी है यहाँ पे। अगर आप चेक करो तो कुछ टर्म्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो आप ये देखिए, दीज आर द फर्म्स, दे जस्ट मैनेज टू सर्वाइव, ठीक है। दे आर सिंपल गोल मेंटेनिंग यूनिट्स, ठीक है। इनका बिहेवियर काफी कैसा होता है, पैसिव होता है। आप मुझे बताओ, लीस्ट रेसिस्टेंस वाले प्रोएक्टिव होंगे या रिएक्टिव होंगे? लीस्ट रेसिस्टेंस वाले प्रोएक्टिव होंगे या रिएक्टिव होंगे? रिएक्टिव। ये प्रोएक्टिव नहीं होते, दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव। अरे ठीक है ना, अभी चेंजेस हो जाएगा, देख लेंगे, अच्छा ऐसा हो गया, चलो ठीक है हम भी कुछ प्लान कर लेते हैं, तो ये रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर, इनका बिहेवियर कैसा रहता है, काफी पैसिव बिहेवियर रहता है। दे आर नॉट एम्बिशियस, दे आर नॉट एट ऑल एम्बिशियस, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अपना सिंपल पाथ बनाते हैं, जो यहाँ पर गोल इसको लेंगे। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है
BSNL, आपको BSNL कभी भी कंपटीशन किसी के साथ करते हुए नहीं मिलेगा। वो हमेशा क्या रहेंगे, खुद में ही खुश रहेंगे। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो जैसा चल रहा है चलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है आपके पास क्या, प्रोसीड विथ कॉशन। तो प्रोसीड विथ कॉशन में हम बोलेंगे वो लोग होते हैं जो इंटेलिजेंट इंटरेस्ट लेते हैं टू अडेप्ट विथ द एक्सटर्नल environment changes, मतलब they are not the one who first take the changes, they see, they observe other people, other organizations adopting to these changes and then they hit on it, so they seek to monitor the changes in that environment। ठीक है, उसके बाद में फिर ये क्या करते हैं, एनालाइज देयर ओन गोल्स, एक्टिविटीज एंड देन उसका पूरा असेसमेंट करते हैं, फिर स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमें क्या करना है, तो ये उस हिसाब से जाते हैं। सो दे आर परवेसिव, they regard the pervasive complexity and turbulence of the external environment as given within the framework within which they have to adapt the organic subsystem। Simple, जैसे कि एयरटेल, यहाँ पर आपके पास हमेशा ऐसा एग्जांपल मिलेगा, जियो ने सस्ता किया प्राइस, एयरटेल ने भी सस्ता किया, फिर वो एयरटेल क्या करता है, चेक करता है कि भाई एयरटेल खुद से कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगा, एयरटेल हमेशा यहाँ पर आपको रिएक्ट करता हुआ मिलेगा और वो इसीलिए धीरे धीरे करके वो ग्रो करते हैं। आज ही का फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का रिपोर्ट था कि ये जो कंपनी है एयरटेल बढ़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बीच में तो बिल्कुल ही स्लो हो गया था, सारे सब्सक्राइबर्स जियो की तरफ भाग रहे थे, तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सबको काफी नुकसान हो रहा था, लेकिन एयरटेल को आज की डेट में काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा हो रहा है। और अगर आप देखते हो लास्ट में डायनामिक रिस्पॉन्स, तो ये वो लोग होते हैं जो बेसिकली क्या समझते हैं कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फोर्सेस हैं वो क्या है, वो पार्शियली मैनेजेबल है, वो कंट्रोल कर सकते हैं अपने एक्शंस के थ्रू। वो बोलते हैं कस्टमर्स का जो मर्जी टेस्ट हो, इस भाव पे अगर मैं मोबाइल फोन का कनेक्शन देने लगूंगा ना, बंदा झक मार के आएगा। आप मुझे चेक कर लेना, आपको लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कई बार ऐसे, यार ये जियो का नेटवर्क ना बड़ा खराब है यार, बिल्कुल काम नहीं करता, राइट, बट स्टिल वो यूज किसको करते हैं, अल्टीमेटली एट द एंड वो जियो को ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे सस्ता कोई प्लान आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इनका काफी डायनामिक और पावरफुल अप्रोच रहता है। ठीक है, दे नॉट मियरली रिकॉग्नाइज एंड वर्ड ऑफ द थ्रेट्स, दे कन्वर्ट देयर, ये देखो, दे कन्वर्ट देयर थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। बेस्ट एग्जांपल आप कोविड 19 के अंदर देख लो, मुकेश अंबानी का जितना वेल्थ बढ़ा है, ठीक है, इसमें कुछ तो ऐसा था कि बांग्लादेश के पूरे पॉपुलेशन का इतना इनकम नहीं है जितना मुकेश अंबानी का वेल्थ बढ़ा है अभी। समथिंग किसी कंट्री के साथ वहां पर इसको कनेक्ट किया था कि मुकेश अंबानी ने लॉकडाउन के अंदर जितना अपना वेल्थ बढ़ाया है, उतना तो टोटल कंसोलिडेटेड इनकम नहीं होगा पूरे कंट्री का जितना मुकेश अंबानी का इनकम में ग्रोथ हुआ है। सो ये डायनामिक रिस्पॉन्स है। आप इसके अलावा चेक करो एलॉन मास्क, राइट, जेफ बेजोस को अगर आप चेक करो, amazon वाला, सो दे आर ऑल फ्रॉम द डायनामिक रिस्पॉन्स हियर। ये बार बार क्या करते हैं, they are highly conscious, confident in their own strength and weakness for their external environment adversities। So Jio, जैसे ही जियो मार्केट में आया, उन्होंने क्या कर दिया, दे हैव डिसरप्टेड द मार्केट, और सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। एंड इवन ये देखो, फॉर द कॉम्पिटिटर्स एंड अदर बिजनेस, एलॉन इज जस्ट 20 बिलियन अवे, राइट। राहुल यहाँ पे बता रहे हैं एक और फैक्ट, दैट एलॉन मास्क इज जस्ट 20 बिलियन अवे फ्रॉम जेफ बेजोस। सो ये तो मनी का जो गेम है, दिस इज वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, वैल्यूएशन के ऊपर पूरा काम चलता है, बट एनीवे आप चेक करो तो ये आपके पास फैक्टर्स थे, ये तीन रिस्पॉन्स था आपका। तो आपको ध्यान रखना है ये तीन रिस्पॉन्स में क्या है, लीस्ट रेसिस्टेंस, प्रोसीड विथ कॉशन एंड यू हैव डायनामिक रिस्पॉन्स। आई होप ये आप लोगों को याद रहेगा। ओके तो अब हम क्विकली फिर आगे बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। क्या ये चैप्टर में और कोई डाउट आप लोगों को है? डू यू गाइस हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर? इसमें ओके तो फिर हम एक काम करते हैं, लेट्स हिट द एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड टुडे वी रैप अप द लेक्चर। आज शायद आपका लेक्चर थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा।
ओके, सो आप ये देखो, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन विच एनवायरमेंट फॉर, अब ध्यान रखना यहां पर बात हो रहा है इनपुट्स, इनपुट्स के लिए कौन से एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा? ऑर्गेनाइजेशन विल गेट इनपुट्स फ्रॉम विच एनवायरमेंट? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, राइट? ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल एनवायरमेंट के ऊपर यहाँ पे रहते हैं, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, राइट? अच्छा, व्हाई नॉट ऑल दीज सर, ये सारे क्या है, बाकी जो फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, नहीं, नहीं प्रीति, यहाँ पर क्या है, ये जो सारे फैक्टर्स हैं आप देखो, सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सब किसके पार्ट है? एक्सटर्नल की तो पार्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके लिए एक्सटर्नल हो जाएगा, राइट? जस्ट 1 मिनट, ये आपका चैट बॉक्स में व्यू नहीं कर पा रहा हूँ, सो आई जस्ट वांट टू टेक दैट आउट। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आप देखो, यहां पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2। सो एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इनपुट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, ये टॉपिक शायद हमने अभी तक कवर किया नहीं है। टर्निंग फ्रॉम से, तो इसको एक बार आप छोड़ दो, तो इस क्वेश्चन पे हम डॉलर लगा देते हैं। एक बार अब आप यहाँ पे आओ। सो ट्रेंड रिलेट्स टू, सो व्हाट इज ट्रेंड इक्वल टू? ट्रेंड क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, किसको ट्रेंड बोलेंगे हम? अभी इस चीज का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? जब लॉकडाउन हुआ था तो डलगोना कॉफी का ट्रेंड चल गया था, तो व्हाट इज दैट ट्रेंड? डिमांड, ओके, ट्रेंड रिजल्ट्स इन डिमांड, ओके, ओके, व्हाट एल्स? देखो, डिमांड इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, गलत नहीं है, बट ट्रेंड का मतलब होता है, देखो अगर हम डिमांड बोलते हैं तो हमने काफी नैरो अप्रोच कर दिया उसका, कि सिर्फ डिमांड को हम ट्रेंड में डालते हैं। क्या डिमांड से ही अपना ट्रेंड रहता है? आप मुझे बताओ, आपने कई सारे वो मूवीज में देखा होगा, आप ये देखो, पहले यहां पर अटैक हुआ, 3 दिन बाद फिर वहां पर अटैक हुआ, 4 दिन बाद फिर वहां अटैक हुआ। आप अगर वो धूम मूवी देखो, तो धूम मूवी में भी था ना, फर्स्ट वाले में पहली चोरी कुरला में हुई, दूसरी चोरी कांदीवली में हुई, आप देखते हो वो इस तरह से करके वो बताते हैं, तो तीसरी चोरी यहाँ पर होगी, व्हाट सीम्स टू बी कॉमन पॉपुलर यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, ग्रुपिंग ऑफ द सिमिलर इवेंट्स। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ग्रुपिंग ऑफ द सिमिलर इवेंट्स, ठीक है? सो दिस इज ग्रुपिंग द सिमिलर इवेंट्स और द रिलेटेड इवेंट्स, राइट? देन which of the following exhibit the characteristics of business environment? exhibit का क्या मतलब होता है? which shows, क्या environment static होता है? क्या environment static होता है? static का क्या मतलब होता है? जो ज्यादा चेंज नहीं होता। what does static means? which does not change, तो static तो नहीं होगा, static का मतलब होता है which does not change, तो बिजनेस एनवायरनमेंट तो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, तो ऑप्शन 1 तो गलत ही हो गया। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होगा? आंसर इज यस, बार बार चेंज होते रहता है, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, दिस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, राइट? फिर आप देखिए, एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेड, ये भी हमने देखा था। और फिर बता रहा है शॉर्ट टर्म रीच, तो शॉर्ट टर्म रीच नहीं होता, इट हैज गॉट लॉन्ग टर्म रीच, ठीक है? तो अब ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अपना क्या हो गए, सेकेंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, ओके? चलिए नेक्स्ट आप देखो, व्हाट इज अ थ्रेट? व्हाट इज अ थ्रेट? थ्रेट के लिए आप क्या बोलोगे? मुझे एबीसीडी नहीं, मुझे वो वर्ड चाहिए। थ्रेट के लिए आप क्या बोलोगे? थ्रेट इज व्हाट? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सॉरी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। थ्रेट में SWOT, राइट?
माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट, और मैक्रो एनवायरनमेंट में थ्रेट क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन। तो आप देखो यहां पर भी क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है, और यहां पर क्या बता रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन विच कंसोलिडेट इट्स स्ट्रेंथ। ये तो गलत है, वो तो अनफेवरेबल नहीं होगा, तो फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा, जो कि होगा आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए। अनफेवरेबल में क्या आ जाएगा, एंड अनफेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन विच क्रिएट्स रिस्क और डैमेज द एनवायरमेंट। तो करेक्ट आंसर आपके लिए क्या है, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए। तो आप मुझे बताइए, ये इनहेरेंट लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट ये क्या होगा, ऑप्शन बी किसके लिए करेक्ट होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर दिस पॉइंट नंबर बी। बी के लिए क्या होगा, वेरी गुड, भावन ने यहां पे आंसर किया, इट इज गोइंग टू बी वीकनेस। अगर आप वीकनेस को देखोगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 6, which occupies the central position in the marketing, which occupies the central position in the marketing। मार्केटिंग किसको देखकर किया जाता है, किसको देखकर मार्केटिंग किया जाता है। अब यहां पर दो ऑप्शन आंसर आ रहे हैं, कस्टमर और कंज्यूमर। आप मुझे बताओ, हु इज द वन हु कंज्यूम्स द प्रोडक्ट, हु इज द वन हु कंज्यूम्स द प्रोडक्ट। तो आप मार्केटिंग उसके लिए करोगे जो आपका प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, या वो जो आपसे सामान खरीदता है। तो आंसर होगा आपके लिए कंज्यूमर, नॉट कस्टमर। कंज्यूमर ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पोजीशन इन द मार्केटिंग। अगर आप चेक करो तो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को भी अगर डिस्कस करें तो आपको पेज नंबर यहाँ पे आंसर मिल जाएगा इसका, कॉम्पिटिटर्स माइक्रो, दिस इज कॉम्पिटिटर्स ऑर्गेनाइजेशन मार्केट सप्लायर्स इंटरमीडियरीज, नहीं, लेट मी जस्ट सर्च। ये एग्जैक्ट लाइन आपको मॉड्यूल के अंदर भी मिल जाएगा। हाँ, ये देखो ये हाईलाइट भी किया हुआ है, अ कंज्यूमर ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मेक सेंस, मेक सेंस, राइट। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट, द प्राइस सेंसिटिविटी इज द एलिमेंट ऑफ विच एनवायरनमेंट। प्राइस सेंसिटिविटी कौन से एनवायरनमेंट को बिलोंग करेगा, प्राइस सेंसिटिविटी, इट इज मार्केट। Market, highly elastic demand, inelastic demand, price sensitivity of the market is your market। ठीक है, then यहां पर आपके पास है डैश with their own bargaining power affect the cost structure of the industry। तो इसका तो करेक्ट आंसर आपके पास से आना चाहिए, कौन है जो आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर को इंपैक्ट करेगा। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर आपके इंपैक्ट करते हैं कंज्यूमर नहीं, श्वेता, सप्लायर, supplier does that, right Aditya, Bhavan, correct, it is the supplier who does that। supplier आपको supplier goods provide करेगा। आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था, 10 रुपए का रॉ मटेरियल है आपका, ठीक है, और आप उस पर सपोज करो 5 रुपया का अदर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाते हो, तो आपका टोटल कॉस्ट 15 रुपया आता है। आप इसमें बोलते हो मेरा प्रॉफिट 5 रुपए का, और आप इसको 20 रुपए का बेचते हो। कल को सप्लायर ने अगर 10 की बजाय आपको ये सामान 15 रुपए का बेचा, तो आपको फिर परेशानी हो सकता है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पे सीधा झपट्टा मत मारना। यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया हुआ है, नॉट, नॉट अ फैक्टर ऑफ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लीगल, लीगल। बाकी एथनिक मिक्स, पॉपुलेशन साइज, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब तो आपके होते ही है। फिर बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी आर, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी आर, तो ये तो अपने पास मॉड्यूल से अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया। दे आर इंटर रिलेटेड ऑल्सो एंड दे आर इंटर डिपेंडेंट ऑल्सो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सो हियर दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, सी, राइट। फिर आप देखिए, environment which is close to business and affect its capacity to work is known as। तो आप ये बताइए,
एनवायरमेंट विच इज क्लोज टू द बिजनेस। तो आप मुझे बताओ, अब ये काफी ट्रिकी सा क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा, लैंग्वेज बड़ा ही खतरनाक इन्होंने यूज किया है। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू कैन बी 100% श्योर कि एक्सटर्नल तो नहीं होगा और मैक्रो नहीं होगा। फिर दो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो और इंटरनल। तो यहाँ पर अब अगर आपने 50-50 यूज किया और आप फंस गए, तो यहाँ पर देखो जैसे सोनी रितेश आप दोनों फंस गए हो। इट इज नॉट गोइंग टू बी इंटरनल, इट इज गोइंग टू बी माइक्रो एनवायरनमेंट। आप अगर स्ट्रेट अवे चेक करो, जहां पर माइक्रो और मैक्रो को समझाया था वहां पर ही आपको ये पूरा पार्ट दिया हुआ है। आई विल शो यू। और मैंने शायद आप लोगों को बोला भी था ये एग्जाम क्वेश्चन बनेगा। ये देखिए, micro environment is the one which directly affects the day to day functioning of the firm, and macro environment जो ओवरऑल थिंकिंग को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी द माइक्रो एनवायरमेंट। फिर स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डैश एनवायरमेंट। तो ये तो काफी इजी है आपके लिए, क्योंकि देखो कई बार आप है ना करेक्ट आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो। पॉलिटिकल, ग्लोबल, इकोनॉमिक तो होगा नहीं, द करेक्ट आंसर इज व्हाट इट इज, डेमोग्राफिक। ओके, विच इज द सिंगल वर्ड दैट कैन डिस्क्राइब टुडेज बिजनेस। आप बताइए आज की डेट में बिजनेस को, टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंस, प्रॉफिट मेकिंग, चेंज। देखो ये चारों ही वर्ड डिफाइन करते हैं, बट आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, विच इज द सिंगल वर्ड, कि इनमें से कोई एक अगर आपको देखना हो तो चेंज। ध्यान रखना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। चीजें काफी स्पीड से यहाँ पर चेंज होती है, डायनामिक, तभी तो हम बोलते हैं। और जो बिजनेस एनवायरनमेंट है और जो बिजनेस करने का तरीका है वो भी क्या है, काफी डायनामिक है। ठीक है, डायनामिक। ओके, आगे देखिए आप यहाँ पे, कंपटीशन इज बेनिफिशियल टू द competing फॉर्म्स बिसाइड बेनिफिटिंग द। आप ये देखिए 14th क्वेश्चन, कंपटीशन किसके लिए फायदा होगा, बिजनेस के अलावा कंज्यूमर्स के लिए भी। आप देखो जियो और एयरटेल वोडाफोन इनके झगड़े में सबसे ज्यादा फायदा हम लोगों का हुआ है, क्योंकि हम लोगों के मोबाइल फोन के जो बिल्स है वो यहाँ पर कम हो गए। ये क्वेश्चन हमने अभी तक किया नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार डॉलर लगा देता हूँ। फिर आप देखें, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट्स टू द स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये क्या करते हैं, दे सीक टू मॉनिटर द चेंज, एनालिसिस, अपना खुद का एनालिसिस करते हैं। तो ये कौन से हो गए आपके पास, कौन से वाले लोग हो गए जो आराम आराम से सोच के चलते हैं, बताइए। दे सीक टू मॉनिटर द चेंजेस, वो मॉनिटर करेंगे चेंजेस को, फिर एनालाइज करेंगे, आया सोच समझ के चलने वाले। ये तो क्या हो गए, प्रोसीड विथ कॉशन। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको कवर किया था। फिर आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ना मार्केट एंड ट्रेड साइकिल, ये तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, मार्केट एंड ट्रेड साइकिल तो डेफिनेटली होगा ही होगा। इट इज पार्ट, क्योंकि अगेन देखो क्वेश्चन क्या है, नॉट, तो ये तो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट। कंज्यूमर बाइंग पैटर्न, ओके, स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, इंटरेस्ट रेट्स, तो इंटरेस्ट रेट्स भी डेफिनेटली किसका है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का है। अब आपके पास कंफ्यूजन आएगा ये दोनों के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड बाइंग। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग आपका अगेन यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। बट अगर आप यहाँ पर ये देखोगे, कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न चेंज हो रहा है, ये आपका, तो ये कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। अगर आपसे कोई पूछे कंज्यूमर बाइंग पैटर्न ये चेंज हो रहा है, ये कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट होगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ विच एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल। अरे नहीं, देखो इंटरनल एक्सटर्नल तो करेक्ट है, लेकिन इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में कौन सा, एक्सटर्नल में विच फैक्टर। आप ये देखो, ये आपने पढ़ा यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट, ये देखो ये आ गया, ये आ गया, तो आप किस में बोलोगे। अब आप बताइए इनमें से, एक्सटर्नल इंटरनल ये तो ठीक है,
बट आप किसके साथ इसको कनेक्ट करोगे? आप ये देखो, यहां पर बात हो रहा है कंज्यूमर बाइंग पैटर्न का। कंज्यूमर बाइंग पैटर्न किसके साथ कनेक्ट करोगे आप? कस्टमर, चेक करते हैं कस्टमर्स के ऊपर। कंज्यूमर बाइंग पैटर्न, कस्टमर्स आप बोल रहे हो, तो आप ये देखो, क्या कस्टमर्स में कुछ बाइंग पैटर्न के बारे में आ रहा है? कस्टमर्स दिस 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 दिस, दे कैन नॉट। ओके, यहाँ पर बाइंग पैटर्न के बारे में तो कुछ मिला नहीं। क्या यहाँ कुछ आपको मिल रहा है? सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, मार्केट स्ट्रक्चर, नहीं। तो कस्टमर तो यहाँ कुछ मिला नहीं। फिर देखते हैं मार्केट। बाइंग पैटर्न आपका मार्केट का पार्ट होगा। बाइंग पैटर्न वुड बी पार्ट ऑफ योर मार्केट। नहीं, बाइंग पैटर्न ये रहा, ये देखो, ये देखिए, बाइंग पैटर्न, कंज्यूमर लास्ट पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट। तो आप ये देखो, बाइंग पैटर्न आपको यहां पर मिला, राइट। तो बाइंग पैटर्न आपका यहां पर कंज्यूमर्स का आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके लिए क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी कंज्यूमर्स। ठीक है, सो दिस इज कंज्यूमर्स। और श्वेता ने यहाँ पर पेज नंबर भी बता दिया है, पेज नंबर 2.16 पे। चलिए, तो करेक्ट आंसर आपके लिए ये ऑप्शन बी हुआ। चलिए 18th क्वेश्चन, इसमें आप बताइए, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इन विच द बिजनेसेस शुड मेक एफर्ट टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूस द थ्रेट। आप बताइए कौन से रिस्पॉन्स में ऐसा होता है कि वो एक्सप्लॉइट करते हैं अपॉर्चुनिटी को और थ्रेट्स को रिड्यूस करते हैं? कौन सा वाला रिस्पॉन्स? अब इसमें अगर आप देखो, ये दो तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, रिस्पॉन्स तो इन दोनों में से कोई एक है। अच्छा, इसमें से भी आप देखो तो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, नहीं, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स तीन तरीके का होता है, तो ये भी आ गया खत्म। इट्स लाइक आपसे मैंने पूछा है चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी किसका पार्ट होगा? आप बोलोगे मैक्रो एनवायरनमेंट का, तो वो तो ऑब्वियसली मैक्रो एनवायरनमेंट का ही पार्ट होगा, बट वो पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। तो ये वो वाला हो गया कि मैक्रो एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल लीगल, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑब्वियस सा बात है, लीस्ट रेसिस्टेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, बट यहां पर अगर आप देखो तो आपके लिए ये आ जाएगा, राइट, एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी, नहीं सॉरी, लीस्ट रेसिस्टेंस नहीं, इसमें आपका करेक्ट होगा, इट इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। आप ये देखिए, एक मिनट, यहाँ पे आप देखो, हम्म, ये रहा strategic response, the businesses should make effort to exploit the opportunity and overcome the threats। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? This is going to be your strategic response। This is your correct answer। फिर देखिए, which of the following is not the characteristics of least resistance one? Not a characteristics। So simple goal making, ये तो होता ही है, passive approach भी रहता है, dynamic, they are not dynamic, so option C is the correct answer, dynamic, right। फिर देखिए, perceiving the need of external environment and catering to them, satisfying their expectation and demand of the client group is। आप ये बताइए, perceiving the needs of the external environment, catering to them। ओके, ये अभी तक हमने किया नहीं है, तो इसको आप एक बार डॉलर डाल के छोड़ दो। प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, इसको भी एक बार डॉलर डाल के छोड़ दो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, तो डैश रिस्पॉन्स नॉट मियरली रिकॉग्नाइजेस बट ऑल्सो वार्ड्स ऑफ द थ्रेट। तो कौन सा रिस्पॉन्स होगा? अब इसमें आप देखो,
पैसिव रिस्पॉन्स कुछ नहीं है, अग्रेसिव रिस्पॉन्स कुछ नहीं है, स्टैटिक और ये, और इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डायनामिक। डायनामिक में वर्ड टू वर्ड आपके मॉड्यूल से उठ के। गाइस अब आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हो कि क्यों मॉड्यूल पढ़ना जरूरी है। कितने सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉड्यूल से उठ के आ रहा है, वर्डिंग्स उठ के। अब अगर मैं आपको ये मॉड्यूल को कट शॉर्ट करके अपना नाम का बुक बना कर दे दूं, तो वो अच्छा तो लगेगा कि देखो सर ने अपना बुक दिया है, या इसी का देखो मॉड्यूल 400 पेज का है, फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 400 पेजेस का है, सर ने 200 पेज का बुक बना कर दिया, अभी तो बहुत अच्छा लगेगा। बट जब एग्जाम में आप क्वेश्चन दोगे उस समय इट वोंट गो दैट वेल, तो वहां पर आप फालतू में परेशान होगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि मॉड्यूल पढ़ना इसलिए जरूरी होता है। नाउ द बिजनेसेस शुड continuously dash and dash to the environment if it services and if it is to service and prosper। ये भी डॉलर डाल दो, हमने अभी तक इस टॉपिक को अभी एक बार छोड़ दिया है। सो थ्रू स्वॉट एनालिसिस क्या होगा? थ्रू स्वॉट एनालिसिस क्या करते हैं? यूजिंग द स्ट्रेंथ, याद आ रहा है आपको? यूजिंग द स्ट्रेंथ आप क्या क्या करते हो? यू कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटी, है कि नहीं? मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द थ्रेट्स, याद आ रहा है? तो आप देखो यहां आपको वो बता रहा है strength and weakness existing within the environment can be matched with the opportunities and threats in the organization। तो ये तो गलत है, इन नहीं है, opportunities और threat तो outside होता है, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। strength and weakness existing outside the organization, तो ये भी गलत हो गया। strength and weakness outside the organization, ये भी गलत हो गया। अब आप देखो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आपके लिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। strength and weakness existing within the organization can be matched with the opportunities and threats in the environment। तो ये आपका can be matched with the threats in, ये outside होगा, ये तो सेम ही हो गया फर्स्ट, और ये तो सेम ही हो गया। strength and weakness existing within the organization can be matched with the opportunities and threats in the organization, sorry this is in the एनवायरमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये इन द ऑर्गेनाइजेशन था और ये हो गया इन द एनवायरमेंट, तो ऑप्शन डी आपके लिए क्या हो गया? करेक्ट। सो विद इन द एनवायरमेंट एग्जाम में यही आपको कैसे आ सकता है? इन द एनवायरमेंट के साथ में आपको यहाँ पर ऑब्लिक देकर वो ऐसे कर सकता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। गाइस ये आ रहा है समझ में आपको? फिर देखिए रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट कैन बी डिस्क्राइब थ्रू, देखो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज भी है, और एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर भी है, ये तीनों ही था, तो ऑप्शन डी आपके लिए यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए ये क्वेश्चन आप बताओ, मैंने आपको बोला भी था एग्जाम क्वेश्चन है और पीछे एमसीक्यू भी आएगा। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर द एम ऑफ द बिजनेस इज टू, आप बताइए, द एम ऑफ द बिजनेस इज टू create and retain the customers, create and retain the customers, ठीक है? तो दोनों यहां पर आएगा। अब आप देखो retain customers, create profit, create and retain consumers, ये देख रहा है कस्टमर कंज्यूमर, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो वर्ड क्या है? कंज्यूमर, ए कस्टमर। फिर देखिए द नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सराउंडिंग दैट में अफेक्ट इट्स एक्टिविटी आर, अब यहां पर क्या पूछ रहा है? नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सराउंडिंग, कौन कौन आ जाएगा इसके अंदर? नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स, तो स्पेसिफिक एलिमेंट्स आपके कौन हो जाते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल ही विद इन, तो यहाँ पर आपके नॉन स्पेसिफिक में आपका करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? चलिए हम चल के देखते हैं अपने कस्टमर सप्लायर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर। हाँ सी तो करेक्ट है, बट क्या मॉड्यूल के अंदर भी कुछ इस टाइप का हमें पढ़ने को मिला था? तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कस्टमर सप्लायर्स एम्प्लॉयज और इन सबको जाके, और वहां पर देखते हैं डू वी गेट दिस काइंड ऑफ आंसर। पेज नंबर 2.17 श्वेता ने यहाँ पर बताया पेज नंबर 2.17 पे है इसका आंसर। वेरी गुड,
तो दिस शोज दैट पूरा रिसर्च करके रखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट। ये रहा पैराग्राफ, दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स, ये देख रहे हैं, an organization has non-specific elements of the organization surrounding which may affect the activities. These consist of the organization's group that are likely to affect and influence the organization. और इसी के नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास है ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और आपके एम्प्लॉइज। तो आपका करेक्ट आंसर बाय डिफॉल्ट क्या बन गया फिर? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द एम्प्लॉइज। आप बताइए, तरीका समझ में आया आपको? एमसीक्यू इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू आर अगेन गोइंग टू रिवाइज द बैलेंस चैप्टर्स आल्सो। क्वेश्चन 28, अब आप यहाँ पे देखो, द डैश एनवायरनमेंट रेफर्स टू द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी इन विच द कंपनी कॉम्पीट्स और मे कॉम्पीट। ये क्या हो जाएगा? नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। तो सोशियो कल्चरल तो डेफिनेटली नहीं होगा, इंटरनल भी नहीं होगा और माइक्रो भी नहीं हो सकता, बिकॉज स्पेसिफिक यहाँ पर पूछा। तो करेक्ट आंसर अपने लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, राइट? ग्रेट गाइस, डिड यू नोटिस कैसे हम एलिमिनेट करके ऑप्शंस को करेक्ट आंसर के टुवर्ड्स जा सकते हैं? ठीक है, दिस इज अगेन गोइंग टू हेल्प यू। अब वापस से आपको पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं करता है? नहीं करता है। तो इसमें क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? आप देखिए, फैमिली स्ट्रक्चर, एटीट्यूड टुवर्ड्स द फैमिली, ये तो करता है भाई। एडुकेशनल लेवल्स, अवेयरनेस, वर्क एथिक्स, ये भी करता है। फिर आप देखो, अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग आउट ऑफ टेक्नोलॉजिकल, ना भाई ना, ये तो नहीं, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। दिस इज पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, राइट? रोल ऑफ वुमेन, ये भी यहाँ पर आपको आंसर करेगा। तो सी करेक्ट आंसर आपका है, क्योंकि सी सोशियो कल्चरल का नहीं है, सी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का है। फिर आगे देखिए, एनालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्चुअलाइजिंग एज इट इज व्हाट? इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? एज इट इज व्हाट? इट इज डायनामिक, वो बार बार चेंज होते रहता है, ठीक है? वो बार बार चेंज होते रहता है, इसीलिए इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इस वाले क्वेश्चन में आप शायद कंफ्यूज हो जाओ इन बोथ कॉम्प्लेक्स और डायनामिक, ठीक है? कॉम्प्लेक्स और डायनामिक में। तो कॉम्प्लेक्स कब करेक्ट हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स कब करेक्ट हो जाएगा आपके लिए? कॉम्प्लेक्स तब हो जाएगा जब वो आपको बोलेगा कि इट इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, राइट? आप देखो, आपको या तो मैंने आपको बताया था, आप एक फैक्टर को समझ सकते हो, लेकिन मतलब इंडिविजुअली सारे फैक्टर्स को समझ सकते हो, लेकिन जब आप वहां पर सारे फैक्टर्स को एक साथ रखोगे तो वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यही याद आ रहा है? ये देखो, राइट? तो ये कॉम्प्लेक्स आपके लिए हो जाएगा। ओके, चलिए फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट अगर आप देखो, राइट, so the performance of the business in a private sector is measured by प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ एक ही चीज देखेगा, प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट अच्छा तो आप ग्रो कर रहे हो, प्रॉफिट खराब तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो, सिंपल सा पॉइंट। ओके, इन पेस्ट फ्रेमवर्क व्हाट डज ई स्टैंड्स फॉर? ये मैं आपको बोलता हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। व्हाट डज ई स्टैंड्स फॉर? व्हाट डज ई स्टैंड्स फॉर? भावन ने बी यहां पर बताया है। ओके, सो यहां पर इट स्टैंड्स फॉर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, राइट? ओके, ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट एक्सेप्ट माइक्रो एनवायरनमेंट, फिर आ गया एक्सेप्ट कंज्यूमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, सोसाइटी। कौन होगा यहाँ पे एक्सेप्ट में? तो यहाँ पर सोसाइटी, करेक्ट? सोसाइटी आपका यहाँ पर हो गया। ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट एक्सेप्ट, अब बताइए एक्सेप्ट, ये तो अपना कॉमन कॉमन क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या है? कॉम्पिटिटर्स। देखो यहाँ कॉम्पिटिटर्स माइक्रो के पार्ट थे, तो ये आपका रह गया। चलिए ये बताइए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग।
environmental factors are totally beyond, environmental factors are largely beyond, environmental factors are totally within the control of a single enterprise। तो ये देखो, ये तो गलत है, ये तो गलत है। अच्छा, अब ये भी बात सही है कि इन दोनों में से कोई एक आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो कंट्रोल में तो नहीं होता। टोटली बियॉन्ड कंट्रोल या लार्जली बियॉन्ड कंट्रोल, इन दोनों के बीच में झगड़ा करना है, तो ये तो हमारे पास बिल्कुल नहीं होगा। तो अब 35th का आंसर अपने पास क्या होना चाहिए? जब हम बात करते हैं दे आर टोटली बियॉन्ड द कंट्रोल, दिस मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट इम्पैक्ट द एनवायरमेंट। और जब हम बात करते हैं दे आर लार्जली बियॉन्ड द कंट्रोल, दिस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन कैन इन्फ्लुएंस द एनवायरमेंट। तो आप मुझे बताइए कौन सा करेक्ट होगा। सो यहाँ पर आपके लिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपके लिए होगा ये वाला, दिस इज द करेक्ट आंसर। इट इज लार्जली बियॉन्ड। आप टोटली बियॉन्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि एनवायरमेंट के फैक्टर्स को ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट कर सकता है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो आप ये नहीं बोल सकते टोटली। जब हम टोटली बियॉन्ड द कंट्रोल बोलते हैं, मतलब 100% आउट ऑफ कंट्रोल, बट इट इज नॉट 100% आउट ऑफ कंट्रोल, मेजरली इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एक और आपका क्वेश्चन है जिसमें आप फिर से कंफ्यूज हो सकते हो, एग्जाम में आपको मिलेगा। फिर देखिए, इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल शुड, क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को? देखो, इग्नोर द चेंजेस तो होएगा ही नहीं, क्योंकि आपको तो वहां पर ऑर्गेनाइज मतलब एनवायरमेंट से आप बाहर ही हो जाओगे। आगे बता रहे अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज ऑन द स्ट्रेटजी एंड मेक अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन, या फिर मेक एफर्ट्स दैट द चेंजेस आर रिवर्टेड बैक। आप मुझे बताओ, चेंजेस आर रिवर्टेड बैक ऐसा हो सकता है? ठीक है, किसान आंदोलन है, टेक बैक लॉस को आप वापस ले लो, ऐसे थोड़ी ना होता है। सो चेंजेस आर रिवर्टेड बैक, ये आपके लिए यहाँ पर गलत हो गया। अब ये दो नहीं, अब ऐसे वाले क्वेश्चन में बड़ा तकलीफ है, क्या या तो ये करेक्ट होगा या फिर नन ऑफ द अबव जाएगा। तो हमें बस ये चेक करना है क्या ऑप्शन ए करेक्ट है या नहीं। तो अब यहाँ पे देखो, ये बता रहा है अंडरस्टैंड, लगता तो सही है कि अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द चेंजेस ऑन द स्ट्रेटजी एंड मेक अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन, सो दिस सीम्स टू बी करेक्ट। सो 36 का भी आंसर क्या हो गया आपके लिए? ए। चलिए 37th आप देखो, द एनवायरमेंट, रीड द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट। और यहां पर वो बता रहा था एनवायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन नेचर, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? आंसर इज यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, फिर आपको यहां पर बता रहे वेरियस एनवायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट टू एग्जिस्ट इन आइसोलेशन एंड दे डू नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? आंसर इज नो, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर। फिर आ रहा है द एनवायरमेंट एज फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये आपके लिए 1 और 3 करेक्ट हो गया। अब आगे क्या पूछ रहा है, ध्यान रखना, सीधा ऐसे नहीं 1 और 3 कर दो, ये भी चेक करो क्या पूछ रहा है। कल को यहाँ पर वो फॉल्स बोल देगा तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, फ्रॉम द कॉम्बिनेशंस गिवन बिलो सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव दैट रिप्रेजेंट्स द स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ पर 1 और 3 आपका करेक्ट है, तो 1 और 3 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर आप देखिए, which environment factor regulate the value belief traditions and customs of the society? पॉलिटिकल लीगल होगा नहीं, टेक्नोलॉजिकल होगा नहीं, एनवायरमेंट होगा भी नहीं, सीधा आ गया सोशियो कल्चरल, सिंपल। ठीक है, अब यहां पर कंफ्यूजन कब होता? अगर डेमोग्राफिक आ जाता तो, यहां पर अगर डेमोग्राफिक आ जाता तो प्रॉब्लम हो जाता। नहीं आदित्य, इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं होगा, सोशियो कल्चरल होगा। ओके, द टर्म पेस्टल एनालिसिस इज टू डिस्क्राइब विच एनवायरमेंट। अब बताइए, पेस्टल एनालिसिस किसके लिए है? माइक्रो के लिए है, मैक्रो के लिए है, दोनों के लिए है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मैक्रो, प्योरली प्योरली मैक्रो। ठीक है, पेस्टल, पेस्टल में पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इन्वायरमेंटल। ठीक है, फिर आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो आप यहाँ पे देखिए, वैल्यू सिस्टम मिशन ऑब्जेक्टिव एंड कॉर्पोरेट कल्चर आर पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फिर देखिए, कस्टमर्स, कंपनी एंड सप्लायर्स कॉन्स्टिट्यूट एक्सटर्नल बट माइक्रो एनवायरनमेंट, ये बात भी आपका सही है कि ये बाहर तो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर तो होते हैं, बट फिर भी
ये माइक्रो एनवायरनमेंट के पार्ट है, ठीक है, चलेगा। राहुल बोल रहे हैं आई हैव ओनली 39 क्वेश्चंस इन द मॉड्यूल। तो आप यहाँ पर चेक करो, आपको फिर उन्होंने शायद पुराना वाला मॉड्यूल दिया है, नए मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चंस उन्होंने बढ़ा दिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख के आंसर करो। मेरा भी पहला अटेम्प्ट है, पुराने अटेम्प्ट में मैंने भी 39 क्वेश्चन ही किए थे, ठीक है, पिछले बैच के साथ। तो मेरे लिए भी नया ही है, करते हैं एक एक करके एनालाइज करते हैं हम जैसे पढ़ रहे थे अभी। सो ये आंसर भी आपका सही है, लेकिन ये तो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब बता रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूट इंटरनल बट मैक्रो एनवायरनमेंट, ये तो उल्टा बोल दिया। दिस इज व्हाट, इंटरनल नहीं, ये एक्सटर्नल होगा। सो विच इज द इनकरेक्ट वन, दिस इज द इनकरेक्ट वन। सो आपका 40 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए करेक्ट सिद्धि। अब देखो स्वॉट रेफर्स टू, ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन होगा। स्ट्रेंथ, वरी, ऑप्शन एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो ये आपका 40 का तो बी करेक्ट आंसर हुआ। काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर किया। ओके, पेस्टल, पेस्टल का भी फुल फॉर्म क्या आ गया? पेस्टल रेफर्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। तो ये आपका 42 का ए। चलिए फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द डेमोग्राफिक एनवायरमेंट। तो ये तो आएगा नहीं, ये तो किसका पार्ट होगा? ये पार्ट होगा आपके इकोनॉमिक एनवायरमेंट का। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट। फिर आप देखिए यहां पर आ रहा है 43 का डेमोग्राफिक, साइज, पॉपुलेशन। तो ये आपका करेक्ट आंसर लग रहा है। दिस सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, फिर आप देखिए आपके पास आता है चेंज ऑफ कस्टमर लाइकिंग फ्रॉम ऑयली फूड टू हेल्दी पैकेज्ड फूड कैन बी क्लासिफाइड एज व्हाट। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे ट्रेंड। इसको आप बोलोगे ट्रेंड। क्या हो गया? यहाँ पे देखो, लोग ऑयली फूड से हेल्दी फूड के, आप देखो आजकल हम नहीं बोलते, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखो ग्रीन टी, ग्रीन टी का ट्रेंड है, आप देखते हो ट्रेंड में अभी ग्रीन टी, जिसको देखो वो ग्रीन टी पी रहा है, करेक्ट। तो ये हो गया आपके लिए क्या? चेंज। ये इवेंट नहीं होगा, ये एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, ये इशू नहीं होगा। हाँ, ट्रेंड फॉर योगा जिम, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर श्वेता ने एक और ऑप्शन दिया, ट्रेंड फॉर योगा जिम, करेक्ट, राइट। फिर आप देखो विच ऑफ द फॉलोइंग internal strategies to respond to environment involves the formulation and clarification of organizations mission। तो अब देखो डायनामिक रिस्पांस तो आएगा नहीं, क्योंकि डायनामिक रिस्पांस तो आपका स्ट्रेटेजिक रिस्पांस में आता है बाहर। अब ये तीन आपके रह गए। तो इसमें से आप देखो कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करते हो, तो ये भी नहीं होगा। कलेक्टिव में आप साथ में मिलके काम करने की बात करते हो, करेक्ट आंसर क्या होगा आपके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। ओके, डेटा विच इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग is called as, data which is useful in decision making is called as, it is called as information। why information? देखो सिंपल सा बात है, वैसे भी आप ध्यान रखना आगे सीए इंटर में जब आप आईटी में जाओगे तो वहां पर भी आपको मिलेगा, कोई भी आप वहां पर डेटा कलेक्ट करते हो, अगर वो डेटा यूजफुल है, if it is useful, then that data is what, that data is information। लेकिन अगर वो यूजफुल नहीं है तो वो सिर्फ आपका डेटा बन के रह जाएगा। जैसे आप एग्जांपल लो, इस वक्त नवंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर क्या है? डेटा। लेकिन जून 2021 अटेम्प्ट का आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो क्या है? फिलहाल इंफॉर्मेशन। मैं आपको बोलूं मेरे पास नवंबर 20 का क्वेश्चन पेपर है, तो आप क्या बोलोगे? सर क्या बात है, वो तो मेरे पास भी है, दैट इज अ डेटा। मैं आपको बोले मेरे पास जून 2021 का भी क्वेश्चन पेपर है, तो आप इमीडिएटली क्या बोलोगे? अरे सर ये तो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता, ठीक है, और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर आप देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस। इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस, इंटरनल एनवायरमेंट में आप बताइए, लेबर यूनियन क्या इंटरनल एनवायरमेंट का पार्ट होता है?
फिर आता है कॉर्पोरेट कल्चर, ये तो डेफिनेटली होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेफिनेटली होगा, बट लेबर यूनियन और कस्टमर्स में देखो तो कस्टमर्स आपको ज्यादा करेक्ट आंसर मिलेगा। लेबर यूनियन फिर भी आपके एम्प्लॉयज और होते हैं तो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट बन सकते हैं, बट कस्टमर्स तो डेफिनेटली इंटरनल एनवायरनमेंट में नहीं होगा। फिर देखिए लग्जरी होटल एंड लग्जरी कार कंपनीज कैन कॉम्पीट टू गेट अट्रैक्ट the disposal income of affluent customer. So which type of competition is this? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नो कंपटीशन, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी है, और आप ये भी नहीं बोल सकते कंपटीशन नहीं है। इनडायरेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। सो रेस, एज, इनकम, बैकग्राउंड। अब बताओ, ये आ गया आपके पास 49 का जो मैं हमेशा डिस्कस करता था। ये बताइए, सी और डी तो देखने का जरूरत ही नहीं है, ये तो 50-50 में वैसे ही खत्म हो गया। इसका बताओ क्या आंसर होगा 49 का, डेमोग्राफिक या सोशियो कल्चरल? इज इट डेमोग्राफिक और सोशियो कल्चरल? अब देखो ये यहां पर अपना झगड़ा हो रहा है, राइट? दिस इज डेमोग्राफिक, दिस इज डेमोग्राफिक। all this tells you about the type of population, all this tells you about the type of population, ठीक है? this tells you about the belief of information population। तो ये आपका डेमोग्राफिक का पार्ट होगा। ओके, आप देखो ये मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया था, एक लाइन के अंदर ये पूरा कंप्लीट हुआ था, ये वाला। आ, ये रहा ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप देखो, इट डिफर्स फ्रॉम डेमोग्राफिक दैट इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन बट द बिलीफ, ठीक है? तो आप ये देखो, ये देखिए रेस, एज, इनकम, ये सब किसका पार्ट है? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का। ओके, चलिए फिर आप देखो लास्ट क्वेश्चन। while analyzing the technological environment, which of the following is not considered? which of the following is not considered? क्या कैपिटल कितना चाहिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है? आंसर इज यस, वो तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आप जब भी अपग्रेड करोगे तो पैसा कितना लगेगा वो जरूरत होगा। करंट टेक्नोलॉजी यूज्ड, आप उसी के हिसाब से फिर नए को चेंज करते हो। अपकमिंग टेक्नोलॉजीज, ये भी रेलेवेंट होता है। ऑप्शन को अगर हम एलिमिनेट करें तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आता है आपके लिए, दैट द रिलेशन ऑफ अ कंट्री क्रिएटिंग द टेक्नोलॉजी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लोबलाइजेशन आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। अब आप बताइए, क्या आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ हमने जो पढ़ा था? डॉलर वाले बाकी हम डॉलर को बाद में रिडीम करेंगे, थोड़ा भाव भरने दो डॉलर का। डॉलर का जब थोड़ा भाव बढ़ेगा तब हम डॉलर को रिडीम करेंगे, अभी डॉलर को रिडीम नहीं करते, ठीक है? बट फिलहाल आप मुझे एक चीज बताओ, क्या कॉन्सेप्ट्स आपको अब समझ में आ रहा है कैसे आपको पढ़ना है? एंड आर यू गेटिंग द कॉन्फिडेंस? मिल रहा है? चलिए, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। देन हम एक काम करते हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अनदर चैप्टर। प्रोबेबली हम चैप्टर 5 को शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।